किसी ने क्या खूब कहा है, अपने अंदर झांकिए, अपने दिल की सुनिए। जब तक अंदर की आवाज नहीं सुनेंगे, शांति नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज का स्टोरी का जो शीर्षक है कि असली शांति क्या होती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की स्टोरी के जरिए हम जानते हैं कि शांति क्या होती है। एक राजा था जिसे चित्रकला से बहुत प्रेम था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी चित्रकार उसे एक ऐसा चित्र बना कर देगा जो शांति को दर्शाता हो, तो वह उसे मुंह मांगा पुरस्कार देगा। निर्णय वाले दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार पुरस्कार जीतने की लालसा से अपने अपने चित्र लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी चित्रों को देखा और उनमें से दो चित्रों को अलग रखवा दिया। अब इन्हीं दोनों में से एक को पुरस्कार के लिए चुना जाना था। पहला चित्र एक अति सुंदर शांत झील का था। उस झील का पानी इतना स्वच्छ व शांत था, उसके अंदर की सतह तक दिखाई दे रही थी और उसके आसपास विद्यमान हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस चित्र को देखता, उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छा कोई चित्र हो ही नहीं सकता। वास्तव में यही शांति का एकमात्र प्रतीक है। दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, परंतु वे बिल्कुल सूखे, बेजान वीरान थे। इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा हो रही थी, नदी उफान पर थी, तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी की एक ओर स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस चित्र को देखता, यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी आश्वस्त थे कि पहले चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही पुरस्कार मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और घोषणा की कि दूसरा चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही वह मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। हर कोई आश्चर्य में था, पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। वह बोला, लेकिन महाराज, उस चित्र में ऐसा क्या है जो आपने उसे पुरस्कार देने का फैसला लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरा चित्र ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आओ मेरे साथ। राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरे चित्र के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाईं ओर हवा से एक ओर झुके इस वृक्ष को देखो, उसकी डाली पर बने उस घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से अपने शांत भाव व प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने कहा, उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का अर्थ यह नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहां कड़ी मेहनत नहीं हो, जहां आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हो और फिर भी आप शांत रहें, अपने मन पर, अपने काम पर केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। अब सभी समझ चुके थे कि दूसरे चित्र को राजा ने क्यों चुना है। तो दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, परंतु प्रायः हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे दूरस्थ स्थलों में ढूंढते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे मन की भीतर भीतरी चेतना है।
आओ। और सत्य यही है कि सभी दुख दर्दों, कष्टों और कठिनाइयों के बीच भी शांत रहना ही वास्तव में शांति है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें समझ में आता है कि शांति मन की शांति होती है, बाह्य शांति नहीं होती है। मन को शांत रखिए, बाहर कुछ भी हो रहा हो, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते रहिए और शांत रहिए। इसलिए आप इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहिए। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, किस्मत को और दूसरों को कोसना क्यों, जब सपने हमारे हैं तो उसके लिए जी तोड़ कोशिश भी हमारी ही होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अपने दिमाग, हुनर या ताकत का प्रयोग अगर नहीं करते हैं तो कम हो जाती है, या कहें तो बेकार हो जाती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है ऊंची उड़ान। आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अपने दिमाग का उपयोग, अपनी ताकत का उपयोग करते रहना चाहिए, तभी आप उसको और बेहतर बना सकते हैं। गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वे एक टापू पे पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे। और इससे भी बड़ी बात ये कि वहां इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था, और वे बिना किसी भय के वहां रह सकते थे। युवा गिद्ध कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मजा आ गया, अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिला खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बुढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है, पर जब से हम यहाँ आए हैं हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं है, और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर वापस उन पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुन बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई मूर्ख की उपाधि देने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता हुआ। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, ना जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं। क्यों न एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिला लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पे पहुंचा तो वहां का दृश्य भयावह था। ज्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे, और जो बचे थे वो बुरी तरह घायल थे। ये कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कराहते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिएगा, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक तक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पे आई और चीतों का एक दल यहाँ छोड़ गई। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब न ऊंचा उड़ सकते हैं और न अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है
बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस कर सकता था। वो वापस जंगलों की तरफ उड़ चला। दोस्तों, अगर हम अपनी किसी शक्ति का उपयोग नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करते तो उसकी तेजी घटती जाती है। अगर हम अपनी मांसपेशियों का उपयोग नहीं करते तो उसकी ताकत घट जाती है। इसी तरह अगर हम अपनी प्रतिभा को उपयोग नहीं करते तो हमारी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तेजी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए। पर बहुत बार हम अपनी वर्तमान नौकरी या व्यापार में इतने आरामदायक हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं और अपने अंदर कोई नई प्रतिभा नहीं जोड़ते हैं। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ते, कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। यहाँ तक कि हम उन चीजों में भी ढीले पड़ जाते हैं जिनकी वजह से कभी हमें जाना जाता था। और फिर जब बाजार की स्थितियां बदलती हैं और हमारी नौकरी या व्यापार पे आंच आती है तो हम हालात को दोष देने लगते हैं। ऐसा मत करिए। अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को जिंदा रखिए। अपने कौशल, अपने हुनर को और तराशिए। उस पे धूल मत जमने दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप ऊंची उड़ान भर पाएंगे। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने हुनर, अपने दिमाग, अपनी ताकत का उपयोग करते रहना चाहिए, जिससे हम उसको और अच्छा बना पाएंगे। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, जहां ठहर जाएं जल प्रवाह उसी स्थान को हम झील कहते हैं। गैरों का दर्द जो खुद में महसूस करे उसी को हम संवेदनशील कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। आज की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, खुशियां बांटते रहना चाहिए। तो चलिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता। मोहन काका डाक विभाग के कर्मचारी थे। बरसों से वे माधोपुर और आसपास के गांवों में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली। पता माधोपुर के करीब का ही था, लेकिन आज से पहले पहले उन्होंने उस पते पर कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज की तरह आज भी उन्होंने अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वो एक नए पते की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी, पोस्टमैन। अंदर से किसी लड़की की आवाज आई, काका वहीं दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए। अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेकर आ सकता हूँ और ये महारानी दरवाजे तक भी नहीं निकल सकती। काका ने मन ही मन सोचा। बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी, काका खींचते हुए बोले। अभी आई, अंदर से आवाज आई। काका इंतजार करने लगे, पर जब 2 मिनट बाद भी कोई नहीं आई तो उसके सब्र का बांध टूटने लगा। यही काम नहीं है मेरे पास, जल्दी करिए, और भी चिट्ठियां पहुंचानी है। और ऐसा कहकर काका दरवाजा पीटने लगे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने का दृश्य देखकर काका चौंक गए। एक 12-13 साल की लड़की थी, जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। उन्हें अपनी अधीरता पर शर्मिंदगी हो रही थी। लड़की बोली, क्षमा कीजिएगा, मैंने आने में देर लगा दी। बताइए हस्ताक्षर कहाँ करने हैं। काका ने हस्ताक्षर कराए और वहां से चले गए। इस घटना के 8-10 दिन बाद काका को
फिर उसी पते पर चिट्ठी मिली। इस बार भी जब जगह चिट्ठियां पहुंचाने के बाद वे उस घर के सामने पहुंचे। चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं है, नीचे से डाल दूं? काका बोले। नहीं नहीं, रुकिए, मैं अभी आई, लड़की भीतर से चिल्लाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैकेट किया हुआ था, एक डिब्बा था। काका लाइए मेरी चिट्ठी और लीजिए अपना तोहफा। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, इसकी क्या जरूरत है बेटा? काका संकोच में उपहार लेते हुए बोले। लड़की बोली, बस ऐसे ही काका, आप इसे ले जाइए और घर जाकर ही खोलिएगा। काका डिब्बा लेकर घर की ओर बढ़ चले। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डिब्बे में क्या होगा। घर पहुंचते ही उन्होंने डिब्बा खोला और तोहफा देखते ही उनकी आंखों में आंसू टपकने लगे। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थी। काका बरसों से नंगे पांव ही चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। ये उनके जीवन का सबसे कीमती तोहफा था। काका चप्पलें कलेजे से लगाकर रोने लगे। उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, बच्ची ने उन्हें चप्पलें तो दे दी, पर वे उसे पैर कहां से ला कर देंगे। दोस्तों, संवेदनशीलता एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है। दूसरों के दुखों को महसूस करना और उसे कम करने का प्रयास करना एक महान काम है। जिस बच्ची के खुद के पैर न हो, उसकी दूसरों के पैरों के प्रति संवेदनशीलता हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। आइए हम भी अपने समाज, अपने आसपास पड़ोस, अपने यार मित्रों, अजनबियों, सभी के प्रति संवेदनशील बने। आइए हम भी किसी के नंगे पांव की चप्पलें बने और दुख से भरी इस दुनिया में कुछ खुशियां फैलाएं। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह 5:30 बजे आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, तू भी वही कर जो घड़ी करती है। चलते रहे, आज नहीं तो कल सफलता जरूर तेरे कदम चूमेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी में हम एक छोटी सी चिड़िया से सीखेंगे कि कैसे मेहनत करनी चाहिए और मेहनत खराब हो जाने पर क्या करना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है चिड़िया से सीख। सर्दियां आने को थी और चिंकी चिड़िया का घोंसला पुराना हो चुका था। उसने सोचा, चलो एक नया घोंसला बनाते हैं ताकि ठंड के दिनों में कोई दिक्कत ना हो। अगली सुबह वो उठी और पास के एक खेत से चुन चुन कर तिनके लाने लगी। सुबह से शाम तक वो इसी काम में लगी और अंततः एक शानदार घोंसला तैयार कर लिया। पर पुराने घोंसले से अत्यधिक लगाव होने के कारण उसने सोचा, चलो आज एक आखिरी रात उसी में सो लेते हैं और कल से नए घोंसले में अपना आशियाना बनाएंगे। रात में चिंकी चिड़िया वहीं सो गई। अगली सुबह उठते ही वो अपने नए घोंसले की तरफ उड़ी, पर जैसे ही वो वहां पहुंची, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी और चिड़िया ने उसका घोंसला तहस नहस कर दिया था। चिंकी की आंखें भर आईं, वो मायूस हो गई। आखिर उसने बड़े मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाया था और किसी ने रातों रात उसे तबाह कर दिया। पर अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसने गहरी सांस ली, हल्का सा मुस्कुराई और एक बार फिर उस खेत से जाकर तिनके चुनने लगी। उस दिन की तरह आज भी उसने सुबह से शाम तक मेहनत की और एक बार फिर एक नया और बेहतर घोंसला तैयार कर लिया। जब हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो हम क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, दुनिया से इसका रोना रोते हैं, लोगों को कोसते हैं और अपनी निराशा निकालने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं।
पर हम एक चीज नहीं करते, हम फौरन उस बिगड़े हुए काम को दोबारा सही करने का प्रयास नहीं करते। और चिंकी चिड़िया की ये छोटी सी कहानी हमें ठीक यही करने की सीख देती है। घोंसला उजड़ जाने के बाद वो चाहती तो अपनी सारी ऊर्जा औरों से लड़ने, शिकायत करने और बदला लेने का सोचने में लगा देती, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसी ऊर्जा से फिर से एक नया घोंसला तैयार कर लिया। तो दोस्तों, जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो तो हम न्याय पाने का प्रयास जरूर करें, पर साथ ही ध्यान रखें कि कहीं हम अपनी सारी ऊर्जा निराशा, गुस्सा और शिकायत में ही न गवा दें। ऐसा करना हमें हमारे मूल नुकसान से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर कोई बहुत बड़ी बात न हुई हो तो उसे अनदेखा करते हुए अपने काम में पुनः लग जाइए, क्योंकि बड़े काम करने के लिए ये जिंदगी छोटी है, इसे बेकार की चीजों में नहीं गंवाना चाहिए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें जो सीख मिली कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए और शिकायतें नहीं करनी चाहिए जीवन में, और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह आपको मिलती रहे इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, हर पल पीछे छूटता जाता है, नया सवेरा सदा जिंदगी कहलाता है, कभी अतीत की गहराइयों में मत जीना, जिंदगी का मजा तो बस आज में आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। आज की कहानी दोस्तों जीवन को जीने की कला को सिखाती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है जीवन की डोर। रमेश क्लास 8 का स्टूडेंट था। वह जब क्लास में होता तब बाहर खेलने के बारे में सोचता, और जब खेलने का मौका मिलता तो वो कहीं घूमने के बारे में सोचता। इस तरह वह कभी भी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करता, बल्कि कुछ न कुछ आगे का सोचा करता। उसके घर वाले और दोस्त भी उसकी इस आदत से परेशान थे। एक बार रमेश अकेले ही पास के जंगलों में घूमने निकल गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे थकान हो गई और वह वहीं नरम घासों पर लेट गया। जल्द ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सोने के कुछ देर बाद एक आवाज आई, रमेश रमेश। रमेश ने आंखें खोली तो सफेद वस्त्रों में एक परी खड़ी थी। वह बहुत सुंदर थी और उसने अपने एक हाथ में जादुई छड़ी ले रखी थी और दूसरे हाथ में एक मैजिकल बॉल थी, जिसमें से एक सुनहरा धागा लटक रहा था। रमेश परी को देखकर खुशी से झूम उठा और कुछ देर परी से बातें करने के बाद बोला, आपके हाथ में जो छड़ी है उसे तो मैं जानता हूँ, पर आपने जो ये बाल ली हुई है इस उससे ये सुनहरा धागा कैसा लटक रहा है? परी मुस्कुराई, रमेश, यह कोई मामूली धागा नहीं, दरअसल यह तुम्हारे जीवन की डोर है। अगर तुम इसे हल्का सा खींचोगे तो तुम्हारे जीवन की कुछ घंटे कुछ सेकंड में बीत जाएंगे। यदि इसे थोड़ा तेजी से खींचोगे तो पूरा दिन कुछ मिनटों में बीत जाएगा, और अगर तुम इसे पूरी ताकत से खींचोगे तो कई साल भी कुछ दिनों में बीत जाएंगे। तो क्या आप ये मुझे दे सकती हैं? रमेश ने उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो, पकड़ो इसे, पर ध्यान रहे एक बार अगर समय में तुम आगे चले गए तो पीछे नहीं आ सकते। परी ने जीवन की डोर रमेश के हाथों में थमाते हुए कहा और फौरन अदृश्य हो गई। अगले दिन रमेश क्लास में बैठा खेलने के बारे में सोच रहा था, पर टीचर के रहते वो बाहर जाता भी तो कैसे।
तभी उसे परी द्वारा दी गई सुनहरे धागों वाली बाल का ख्याल आया। उसने धीरे से बाल निकाली और डोर को जरा सा खींच दिया। कुछ ही सेकंड में वह मैदान में खेल रहा था। वाह, मजा आ गया, रमेश ने मन ही मन सोचा। फिर वह कुछ देर खेलता रहा, पर मौजूदा वक्त में न जीने की अपनी आदत के अनुसार वह फिर से कुछ ही देर में ऊब गया और सोचने लगा, ये बच्चों की तरह जीने में कोई मजा नहीं है। क्यों न मैं अपने जीवन की डोर को खींचकर जवानी में चला जाऊं। और झटपट उसने डोर कुछ तेजी से खींच दी। रमेश अब एक शादीशुदा आदमी बन चुका था और अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रह रहा था। उसकी प्यारी माँ, जो उसे जान से भी ज्यादा चाहती थी, अब बूढ़ी हो चुकी थी और पिता, जो उसे अपने कंधों पर बैठाकर घुमा करते थे, वृद्ध और बीमार हो चले थे। इस परिवर्तन से रमेश अपने माता पिता के लिए थोड़ा दुखी जरूर था, पर अपना परिवार और बच्चे हो जाने के कारण उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। एक दो महीने सब ठीक चला, पर रमेश ने कभी अपने वर्तमान को आनंद के साथ जीना सीखा ही नहीं था। कुछ दिन बाद वह सोचने लगा, मेरे ऊपर परिवार की कितनी जिम्मेदारियां आ गई हैं। बच्चों को संभालना इतना आसान भी नहीं, ऊपर से ऑफिस की टेंशन अलग, माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इससे अच्छा तो मैं रिटायर हो जाता और आराम की जिंदगी जीता। और यही सोचते सोचते उसने जीवन की डोर को पूरी ताकत से खींच दिया। कुछ ही दिनों में वह एक 80 साल का वृद्ध हो गया। अब सब कुछ बदल चुका था। उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे, झुर्रियां लटक रही थी। उसके माता पिता कब के उसे छोड़कर जा चुके थे। यहाँ तक कि उसकी प्यारी पत्नी भी किसी बीमार के कारण मर चुकी थी। वह घर में बिल्कुल अकेला था। बस कभी कभी दूसरे शहर में बसे उसके बच्चे उससे बात कर लेते। जीवन में पहली बार रमेश को एहसास हो रहा था कि उसने कभी अपनी जिंदगी का आनंद नहीं लिया। उसने न स्कूल के दिनों में मस्ती की, न कभी कॉलेज का मुंह देखा। वह न कभी अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने गया और न ही अपने माता पिता के साथ अच्छे पल बिताए। यहाँ तक कि वो अपने प्यारे बच्चों का बचपन भी ठीक से नहीं देख पाया। आज रमेश बेहद दुखी था। अपना बीता हुआ कल देखकर वह समझ पा रहा था कि अपनी बेचैनी और व्याकुलता में उसने जीवन की कितनी सारी छोटी छोटी खुशियां यूं ही गंवा दी। आज उसे वो दिन याद आ रहा था जब परी ने उसे वो मैजिकल बॉल दी थी। एक बार फिर वह उठा और उसी जंगल में जाने लगा और बचपन में वह जिस जगह परी से मिला था वहीं मायूस बैठ अपने आंसू बहाने लगा। तभी किसी की आवाज आई, रमेश रमेश। रमेश ने पलट कर देखा तो एक बार फिर वही परी उसके सामने खड़ी थी। परी ने पूछा, क्या तुमने मेरा स्पेशल गिफ्ट एंजॉय किया? पहले तो वो मुझे अच्छा लगा, पर अब मुझे मुझे उस गिफ्ट से नफरत है। रमेश क्रोध में बोला, मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन बीत गया और मुझे इसका आनंद लेने का मौका तक नहीं मिला। हाँ, अगर मैं अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जीता तो मुझसे सुख के साथ दुख भी होते, पर मैजिकल बाल के कारण मैं उनमें से किसी का भी अनुभव नहीं कर पाया। मैं आज अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूँ। मैंने ईश्वर का दिया ये अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया। रमेश निराश होते हुए बोला, ओह, तुम तो मेरे तोहफे के शुक्रगुजार होने की बजाय उसकी बुराई कर रहे हो। खैर, मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दे सकती हूँ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? परी ने पूछा। रमेश को यकीन नहीं हुआ कि उसे एक और वरदान मिल सकता है। वह खुशी से भावुक होते हुए बोला, मैं फिर से वही पहले वाला स्कूल बॉय बनना चाहता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि जीवन का हर एक पल जीना चाहिए। जो अभी को कोसता है वो कभी खुश नहीं हो पाता। उसका जीवन खोखला रह जाता है। प्लीज प्लीज मुझे मेरे पुराने दिन लौटा दो। प्लीज 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 ना। तभी एक आवाज आती है, उठो बेटा, तुम यहाँ इन जंगलों में कैसे आ गए? और ये सपने में प्लीज प्लीज क्या बड़बड़ा रहे थे? रमेश आंखें खोलता है तो अपनी माँ को आंखों के सामने देखकर वह कसकर उनसे लिपट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह मन ही मन परी का शुक्रिया अदा करता है और कसम खाता है कि अब वो
जीवन के अनमोल पलों को पूरी तरह जिएगा और दिन में सपने देखना और कल के बारे में सोचकर अपने आज को बर्बाद नहीं करेगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम आज की खूबसूरती को सिर्फ इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम एक सुंदर कल के बारे में सोचने में खोए रहते हैं, या कई बार हम जो नहीं घटा उसके घटने की चिंता में अपने आज को चिता पर जला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खुशियों के छोटे छोटे पलों को पूरी तरह जीना चाहिए। जीवन की डोर एक बार खिंच जाती है तो फिर लौट कर नहीं आती। किसी ने सच ही कहा है कि बीता हुआ कल कभी नहीं आएगा और आने वाला कल शायद कभी ना आए। इसीलिए आज ही अपनी जिंदगी की जी लो, आज ही खुशियां मना लो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हर पल खुशी से जियो और वर्तमान में जियो। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज के जरिए हम जानेंगे तकदीर का खेल क्या होता है। तो किस्मत और तकदीर कर्म करने वालों के साथ कैसा खेल खेलती है, इस स्टोरी के माध्यम से आज हम जानेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। बात बहुत पुरानी है। गुजरात के सूरत शहर में मनसुख लाल नाम के एक व्यापारी थे। इनका कीमती रत्न का कारोबार था। इनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत शहर में इनका मान और सम्मान था। मनसुख लाल के दो बेटे थे जिनका नाम रामलाल और श्यामलाल था। रामलाल को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि श्यामलाल एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ रामलाल में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ मनसुख लाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय के पश्चात मनसुख लाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार रामलाल और श्यामलाल के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते रामलाल ने व्यापारिक फैसलों में अपनी मर्जी की चलानी शुरू कर दी। रामलाल बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसका बाकी बचा चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए श्यामलाल को शुरू शुरू में रामलाल की बेईमानी का इल्म तो था, परंतु जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। रामलाल की करतूतों से श्यामलाल को बड़ा दुख हुआ। उसने रामलाल को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे रामलाल श्यामलाल से खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश की, घर में कलह का माहौल पैदा किया। अंततः रामलाल अपनी साजिश में सफल रहा और श्यामलाल के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। श्यामलाल के व्यवहार से दुखी होकर श्यामलाल ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ रामलाल का व्यापार जल्दी ही चल निकला। एक तरफ जहां श्यामलाल की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ रामलाल की करतूतों की पोल खुलने लगी थी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में रामलाल की साख को जोरदार धक्का लगा।
और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अंततः नौबत यहाँ तक आ गई कि वह बाहर हो गया और अपने शहर का भी कोई व्यापारी रामलाल का नाम लेने से भी तौबा करने लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि रामलाल को धन के अभाव में अपना घर दुकान सामान तक बेचना पड़ रहा था। जल्दी ही रामलाल के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब रामलाल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ श्यामलाल की तकदीर का खेल था कि उसकी बदौलत वह रंग से राजा बन गया था। जब रामलाल की बदहाली की खबर श्यामलाल को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई रामलाल के पास पहुंचा और रामलाल के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी तकदीर का ही खेल था कि जिस भाई के साथ रामलाल ने बदसलूकी कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर पर ले आया था। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दिए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इतना जरूर है कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जिस तरह रामलाल और श्यामलाल के कर्मों के आधार पर तकदीर ने उनके साथ खेल खेला था। इसलिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्या पता कल तकदीर हमारे साथ क्या खेल खेल जाए। इसीलिए कहते हैं तकदीर का खेल निराला है। तो दोस्तों, अपने कर्म और अपने ईमानदारी पर आदमी अडिग रहे तो तकदीर भी उसके साथ अच्छा खेल ही खेलती है। इसी के साथ प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से करे दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने शब्दों में ताकत डालें, आवाज में नहीं, क्योंकि बारिश से फूल उगते हैं, बाढ़ से नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। इस स्टोरी के जरिए आज हम जानेंगे कि ताकत शब्दों की क्या होती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी और सीखते हैं इससे। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और जिंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नजर ना आ रही हो, हर तरफ निराशा हताशा हो, तब तुम इस ताबीज को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने वह ताबीज अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय। तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज राजा को आई और उसने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था
कि उसका हाथ अपने ताबीज पर गया। उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज को खोलकर कागज को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित हूं? अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रखकर उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहां शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें भी कुछ सूझता नहीं। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब सब खत्म है ना। जब ऐसा हो तो मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखिएगा, एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उबरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। इसीलिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहिए। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। इस छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में हमेशा सबकी जरूरत रखो, पर कभी किसी की कमी नहीं। क्योंकि जरूरत कोई भी पूरा कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी के जरिए हम सीखेंगे कि दर्शन या देखने में क्या अंतर है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। एक दिन मित्र ने कहा, चलो मंदिर चलते हैं। मैं, किस लिए? मित्र बोला, दर्शन के लिए। मैंने बोला, क्यों, कल ठीक से दर्शन नहीं किया था क्या? मित्र, तू भी क्या इंसान है, दिन भर एक जगह बैठा रहता है, पर थोड़ी देर भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकता। मैंने कहा, महाशय, चलने में मुझे कोई समस्या नहीं है, किंतु आप यह मत कहिए कि दर्शन करने चलेगा, यह कहिए कि देखने चलेगा क्या? मित्र बोला, किंतु दोनों का मतलब तो एक ही होता है। नहीं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मित्र, कैसे? अक्सर आपने देखा होगा कि लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पर किस लिए? भव्य मंदिर और मूर्तियों को देखने के लिए या कि दर्शन के लिए? अब आप सोच रहे होंगे कि देखने और दर्शन करने में क्या अंतर है। देखने का मतलब है सामान्य देखना, जो हम दिन भर कुछ न कुछ देखते रहते हैं। किंतु दर्शन का अर्थ होता है जो हम देख रहे हैं उसके पीछे छुपे तथ्य और सत्य को जानना। देखने से मनोरंजन हो सकता है, परिवर्तन नहीं। किंतु दर्शन से मनोरंजन हो न हो, लेकिन परिवर्तन असंभावी है। अधिकांश लोग मंदिरों में केवल देखने तक ही सीमित रहते हैं, दर्शन को नहीं समझ पाते। फलतः
उन्हें वह लाभ नहीं मिल पाता जिसका महात्म्य ग्रंथों में मिलता है। हमारे शास्त्रों में तीर्थ यात्रा के बहुत से लाभ बताए गए हैं, किंतु लोग तीर्थ यात्रा का मतलब केवल जगह जगह भ्रमण करना और मंदिर और मूर्तियों को देखना ही समझते हैं। यह मनोरंजन है, दर्शन नहीं। दर्शन क्या है? दर्शन वह है जो आपके जीवन को बदलने की प्रेरणा दे। दर्शन वह है जो आपके जीवन का कायाकल्प कर दे। दर्शन वह है जो आपके जीवन में अमूल चूक परिवर्तन कर दे। अंग्रेजी में दर्शन का मतलब होता है फिलोसॉफी, जिसका अर्थ होता है यथार्थ की परख का दृष्टिकोण। इसके लिए हमारे वैदिक साहित्य में खट दर्शन की रचना की गई, जिनमें जीवन के सभी आवश्यक और यथार्थ तत्वों की व्याख्या की गई है। यदि आप अब भी सोच रहे हैं कि दर्शन क्या है, तो फिर जीवन के व्यवहारिक दृष्टांतों से समझाने की कोशिश करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की दक्षिणेश्वर की काली को उनसे पहले और उनके बाद हजारों लोगों ने देखा, किंतु किसी को दर्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने न केवल काली की मूर्ति को देखा, बल्कि उसके दर्शन को समझा। इसीलिए काली ने रामकृष्ण परमहंस को दर्शन दिया। आइए और देखते हैं व्यवहारिक जीवन में भगवान राम के मंदिर जाकर उनकी मूर्ति के दर्शन करने का मतलब है उनके जीवन चरित्र को समझा जाए और उसी के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन किया जाए। यही राम का दर्शन है। यदि आप राम की मूर्ति को देखते हैं किंतु अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो फिर आपको राम के दर्शन का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। यदि आप शिव जी का दर्शन करने जाते हैं और आपके मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ही भरा है, तो फिर दर्शन का क्या लाभ? यदि आप हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं और आपका मन पवित्र नहीं है, आपकी गलत दृष्टि है, तो फिर हनुमान जी का दर्शन करना बेकार है। दोस्तों, भक्त वही सच्चा जो है अभी बच्चा। जो बड़ा हो गया वो भक्त नहीं हो सकता, और जो भक्त हो गया उसमें बड़प्पन नहीं हो सकता। ये हमारे संतों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है। और इसी तरीके से मोटिवेशनल स्टोरीज आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे मिलती रहेंगी, और उसको आप देखते रहिए, नई शुरुआत करते रहिए। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई मोटिवेशनल स्टोरीज पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना ही अच्छा हो, ऊपर वाला आपको नियत से पहचानता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी का शीर्षक है दिखावे का परिणाम। यदि हम दिखावा करते हैं तो कहीं न कहीं उसका असर दिखता है, हम फंस जाते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज की मोटिवेशनल स्टोरी से हम सीखते हैं कि दिखावा नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त एक युवा नौजवान की बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। उसे कंपनी की ओर से काम करने के लिए अलग से एक केबिन दे दिया जाता है। वह नौजवान जब पहले दिन ऑफिस जाता है और बैठकर अपने शानदार केबिन को निहार रहा होता है, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजे पर एक साधारण सा व्यक्ति रहता है, पर उसे अंदर आने कहने के बजाय वह युवा व्यक्ति उसे आधा घंटा बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। आधा घंटा बीतने के पश्चात वह आदमी पुनः ऑफिस के अंदर आने की अनुमति मांगता है।
उसे अंदर आते देख युवक टेलीफोन से बात करना शुरू कर देता है। वह फोन पर बहुत सारे पैसों की बातें करता है, अपने ऐशो आराम के बारे में कई प्रकार की डींगे हाँकने लगता है। सामने वाला व्यक्ति उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, पर वो युवा व्यक्ति फोन पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकना जारी रखता है। जब उसकी बातें खत्म हो जाती हैं, तब जाकर वह उस साधारण व्यक्ति से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। वह आदमी उस युवा व्यक्ति को विनम्र भाव से देखते हुए कहता है, साहब, मैं यहाँ टेलीफोन रिपेयर करने के लिए आया हूँ। मुझे खबर मिली है कि आप जिस टेलीफोन से बात कर रहे थे वो हफ्ते भर से बंद पड़ा है, इसलिए मैं इस टेलीफोन को रिपेयर करने के लिए आया हूँ। इतना सुनते ही युवा व्यक्ति शर्म से लाल हो जाता है और चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। उसे उसके दिखावे का फल मिल चुका होता है। कहानी का सार यह है कि जब हम सफल होते हैं तब हम अपने आप पर बहुत गर्व होता है और यह स्वाभाविक भी है। गर्व करने से हमें स्वाभिमानी होने का एहसास होता है, लेकिन इसके बाद ये अहंकार का रूप ले लेता है और हम स्वाभिमानी से अभिमानी बन जाते हैं और अभिमानी बनते ही हम दूसरों के सामने दिखावा करने लगते हैं। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, व्यर्थ के अहंकार और झूठे दिखावे में न पड़े, अन्यथा उस युवक की तरह हमें भी कभी न कभी शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दिखावे की दुनिया में न जाएं, अपने अस्तित्व, अपना जो सही है उसी में जिए और जीवन को सुखमय बनाएं और अहंकार से दूर रहें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है कि मौके उगते सूरज की तरह होते हैं, अगर इन्हें पकड़ने में देर लगा दोगे तो फिर ये डूब जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है कि दूसरे अवसर का इंतजार न करें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए सुनते हैं यह स्टोरी। एक किसान की बहुत ही सुंदर बेटी थी। एक नौजवान लड़का उस किसान की बेटी से शादी की इच्छा लेकर किसान के पास आया। उसने किसान की बेटी से शादी करने की इच्छा जताई। किसान ने उसकी ओर देखा और कहा, युवक, तुम खेत में जाओ, मैं एक एक करके 3 बैल छोड़ने वाला हूं। यदि तुम तीनों बैलों में से किसी एक की भी पूंछ पकड़ ले तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। नौजवान इस आसान शर्त को सुनकर खुश हो गया और खेत में बैल की पूंछ पकड़ने की मुद्रा में लेकर खड़ा हो गया। किसान ने खेत में इस घर का दरवाजा खोला। तभी एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक बैल उसमें से निकला। नौजवान ऐसा बैल पहले कभी नहीं देखा था, अतः उससे डरकर नौजवान ने निर्णय लिया कि वह अगले बैल का इंतजार करेगा और वह एक तरफ हो गया, जिससे बैल उसके पास से होकर निकल गया। दरवाजा फिर खुला। आश्चर्यजनक रूप से इस बार पहले से भी बड़ा और भयंकर बैल निकला। नौजवान ने सोचा कि इससे तो पहले वाला बैल ठीक था। फिर उसने एक ओर होकर बैल को निकल जाने दिया। दरवाजा तीसरी बार खुला।
नौजवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बार एक छोटा और मरियल बैल निकला। जैसे ही बैल नौजवान के पास आने लगा, नौजवान ने उसकी पूंछ पकड़ने के लिए मुद्रा बना ली ताकि उसकी पूंछ सही समय पर पकड़ ले। पर यह क्या, उस बैल की तो पूंछ ही नहीं थी। तो दोस्तों, हर एक इंसान की जिंदगी अवसरों से भरी हुई है। कुछ सरल है और कुछ कठिन है। पर अगर एक बार अवसर गंवा दिया तो फिर यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अतः हमेशा प्रथम अवसर को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, सही टाइम पर सही अवसर पर सही काम करने से मनुष्य को सफलता मिलती है। इसीलिए व्यक्ति को समय और अवसर के महत्व को समझना चाहिए। एक कहावत है, कोई अवसर चूकने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। जी हाँ, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है और इसके लिए वो मेहनत करता है। पर कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं क्योंकि वो सही समय पर सही अवसर को ढूंढ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इसलिए वक्त और अवसर के महत्व को समझें और उसे पकड़ें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और ऊपर वाले के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।